नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आप सभी को पता चल गया होगा महाराष्ट्र में किसको कितनी सीटें मिली है। अब तक तो ये अंदाज़ा लग ही गया होगा और 30 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन यानी एमवीओ के पास गई हैं और जो 17 सीटें हैं वो एनडीए गठबंधन और एक अदर्स में गई हुई हैं। टोटल 48 लोकसभा सीटें हैं और गजब का कमबैक किया है इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में। और जितनी बातें हो रही थी बीजेपी की तरफ से और एनडीए की तरफ से कि सीटें ज़्यादातर महाराष्ट्र में उनके मिलने वाली हैं, वो पूरा का पूरा जो एक तरीके से कैसे हवा बना हुआ था वो ख़त्म हो गया। अब बात ये है कि इसके आगे क्या। 4 जून को तो रिजल्ट आ गया, सब कुछ क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या कुछ होने वाला है तो मैं आपको बता दूं कि जो खबरें मिल रही हैं उसके हिसाब से जो एकनाथ शिंदे हैं, उनकी जो शिवसेना है वो एनडीए अलायंस के पार्टनर हैं, बीजेपी के सहयोगी दल है और उनकी सरकार है, महाराष्ट्र के सीएम भी हैं। उनकी कई सारे जो एमपी हैं, मौजूदा एमपी जो खड़े थे साथ ही साथ इस इलेक्शन में, वो उद्धव ठाकरे से संपर्क में है, यानी यूबीटी जो है उसका संपर्क साधे हुए है। अब इस संपर्क साधने को कई तरीके से जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में सरकार बननी है और सबकी नज़रें जो है वो दिल्ली में है, जहाँ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं। सबकी नज़रें वहाँ पर हैं कि कुछ बड़ा खेल होने वाला है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है। सबकी नज़रें दिल्ली में है और कहीं ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र में कोई नया खेल हो जाए। जी हाँ, इसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो एकनाथ शिंदे 7 सीटें जीत करके आए हुए हैं और दूसरी तरफ शरद पवार, उन्होंने भी टीडीपी और जेडीयू को कॉल लगा दिया है। जी हाँ, खबरों के मुताबिक शरद पवार ने भी अपने लेवल पर गेम शुरू कर दिया है और सभी को पता है कि शरद पवार महाराष्ट्र के राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं और उनकी राजनीतिक वो कब क्या खेल खेलते हैं और कब कौन सी डिसीजन को घुमा देते हैं, ये पॉलिटिशियंस जो बाकी लोग हैं उनको भी अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे में अब ये खबर जो आ रही है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एकनाथ शिंदे जो गुट है शिवसेना का, उनके कई सारे जो नेता हैं वो यूबीटी ग्रुप उद्धव ठाकरे के संपर्क में है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है और पार्टी छोड़ने का जो जो कह सकते हैं, जिस तरीके से छोड़ छोड़ के जो गए थे वो वापस भी जो है जा सकते हैं। लेकिन अब इसकी जो कह सकते हैं कंफर्मेशन अभी तक ऐसी कोई मिली नहीं है, लेकिन जो खबरें हैं, खबरों से जो सिचुएशन बनी हुई है उसके हिसाब से एक आकलन तो लग ही जाता है कि आखिर आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिल सकता है। वहीं शरद पवार इस बार जो है काफी ज्यादा अच्छा उनका प्रदर्शन देखने को मिला है और गढ़ अपने जो भी एनसीपी की गढ़ है वो निकालने में कामयाब रहे हैं। अब ऐसे में अब आगे की पॉलिटिक्स जो है उसकी दशा दिशा क्या होगी उस पर शरद पवार जो है अब काम करना शुरू कर चुके हैं और जैसे कि मैंने बताया आपको कि अब उनका तमाम पॉलिटिशियंस जैसे जेडीयू है या फिर टीडीपी है उनसे वो संपर्क साधना शुरू कर चुके हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी यानी एनडीए अलायंस को बड़ा झटका देने के बाद अब ये दोनों ही नेता जो है वो सेंटर में अब गवर्नमेंट इंडिया अलायंस कैसी फॉर्म की जाए, कैसी बनाई जाए, उसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज दिल्ली में यानी कि एनडीए अलायंस और इंडिया गठबंधन दोनों की जो है वो मीटिंग होने वाली है और ऐसे में उद्धव ठाकरे जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है और कहा है, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू को हो या नीतीश कुमार को हो, दोनों को ही ये बात कही है कि याद रखिएगा कि आपके साथ क्या ट्रीटमेंट किया गया, किस तरीके का बर्ताव किया गया, ये बातें हमेशा याद रखिएगा जब आप फाइनल डिसीजन लेने जा रहे हैं कि आपका समर्थन इंडिया अलायंस के साथ है या फिर बीजेपी या एनडीए अलायंस के साथ में। तो ये बहुत बड़ी बात उद्धव ठाकरे ने एक मैसेज कन्वे किया है नीतीश कुमार के लिए भी और साथ ही साथ चंद्रबाबू नायडू के लिए भी। तो अब देखना होगा कि ये जो बातें कही जा रही हैं इसका कितना असर होता है और आज जो बड़ी मीटिंग्स होने वाली है दिल्ली में उन पर सबकी नजरें हैं और ऐसे में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी जो है अपनी तरफ से गेम शुरू कर दिया है, राजनीतिक बिसात बिछानी शुरू कर दी है। और ऐसे में ये भी है कि उद्धव ठाकरे जो है वो दिल्ली नहीं जा रहे हैं, वो इंडिया अलायंस की मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, अभी फिलहाल वो स्किप कर रहे हैं ये मीटिंग। लेकिन संजय राउत जो है गैर हाजिरी में रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, जैसा कि पहले भी होता रहा है। 20 मई के इलेक्शन के बाद भी उद्धव ठाकरे जो थे वो परिवार के साथ मुंबई में मौजूद नहीं थे और उसके बाद संजय राउत जो थे वो उन्होंने कमान संभाली हुई थी और जो कुछ भी चाहे वो विपक्ष पे हमला करना हो, सत्ताधारी पार्टियों पे हमला करना हो, सब कुछ जो है वो संजय राउत संभाल रहे थे। और अब देखना होगा कि
आज इंडिया अलायंस की जो मीटिंग होने वाली है उस पर क्या कुछ निकल कर सामने आता है, लेकिन इतना जरूर है कि जो कुछ भी महाराष्ट्र की राजनीति में अभी इस समय हो रहा है, इससे एनडीए अलायंस यानी बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और शरद पवार जीत करके आए हैं और जो झूठ मूठ का जो एक कह सकते हैं एक हवा और एक गुब्बारा बनाया गया था कि इस बार बीजेपी की हवा बह रही है महाराष्ट्र में और उनकी जो अलायंस पार्टियां हैं, एक नाथ शिंदे की शिवसेना या फिर अजित पवार की एनसीपी, सब तीनों की तीनों भयंकर सीट जीत करके इस बार आने वाले हैं। फिर से एक बार बहुत बड़ा झटका जो है वो इंडिया गठबंधन को देने वाले हैं। पूरा माहौल बना हुआ था, तमाम टीवी चैनल्स पे यही चल रहे थे। उसके बाद टीवी चैनल्स पे चलने के बाद रुझान जो आए उसमें भी काफी कुछ दिखाया गया कि 50-50 की लड़ाई है। और इन सब के बीच 4 PM आपको लगातार रियलिटी दिखाता रहा महाराष्ट्र की राजनीति में कि क्या कुछ हो रहा है, और एग्जैक्ट वही हुआ जो हम आपको बताते रहे। और अब ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टियां हैं, जो पवार की चाहे बात कर ले या फिर एक नाथ शिंदे की बात कर ले, उनकी पार्टियों के अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या वाकई में जो कॉन्फिडेंस जिस तरीके के पहले बने हुए थे चुनाव से पहले, क्या वही कॉन्फिडेंस अभी भी इनके अंदर है, अभी भी कार्यकर्ताओं के अंदर है? क्या जो इनके नेता जीत करके आए हैं या फिर जो मौजूदा सांसद हैं, क्या उनके मन में एक ही राय है कि वो अभी भी एनडीए अलायंस के साथ रहेंगे, या फिर उनके मन में अब 2 राय हो चुका है कि क्या वो रहें या फिर जाएं? क्योंकि जो मैंने शुरुआत में आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो उद्धव ठाकरे के संपर्क में है, यूबीटी नेताओं के साथ संपर्क में है, और क्या कुछ बातें हो रही हैं उसका खुलासा तो अभी फिलहाल नहीं हो पा रहा, लेकिन जो सिचुएशन बनी हुई है महाराष्ट्र की राजनीति में, जो सिनारियो बना हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति में, इससे अंदाजा तो लग ही सकता है कि आखिर बात हो भी रही होगी तो क्या बात हो रही होगी। क्योंकि हमने ऐसा देखा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो बड़े नेता हैं वो पार्टियों के साथ तो रहते हैं, और कई सारे ऐसे नेता हैं जो सिर्फ सरकार के साथ रहना चाहते हैं, जो जिसकी सरकार है उसके साथ वो बने हुए हैं, जिसकी सरकार नहीं है उनका साथ छोड़ दिया हुआ है, जो कि हमने 2019 में भी देखा, और उसके बाद जब सरकार बीच में टूटी थी 2022 में, फिर दूसरी सरकार बनी उस समय भी देखा। तो क्या इस बार भी जब महाराष्ट्र में नई सरकार बनने जा रही है, जैसा कि अब लगभग तय दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या वाकई में फिर वही देखने को मिलेगा जो 2019 से 22 में देखने को मिला था? क्या फिर से वो नेता जो छोड़ के गए थे क्या सरकार में बने रहने के लिए फिर से बनती हुई सरकार के साथ आएंगे और उनका समर्थन करेंगे? ये बात इसीलिए हो रही है क्योंकि अब जो शिवसेना टूटी थी, नेता तो एक ही पार्टी के हैं, एनसीपी टूटी थी, नेता एक ही पार्टी के हैं, हालांकि टूटने के बाद अगल बगल बदलाव हो गया था, लेकिन अब सरकार जब बन रही है वापस, ऐसी दिखाई दे रही है कि उनकी सरकार अब बनेगी और तय हो चुका है, लगभग जनता का जनादेश भी उनको मिल चुका है। तो क्या वापस सरकार में जो है जो छोड़ के गए थे वो वापस जाने वाले हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में सारे सांसद और सारे नेता वो है, और साथ ही साथ वो भी इंतजार कर रहे हैं कि समय के साथ अंदाजा लगे कि आखिर क्या कुछ होने जा रहा है दिल्ली की मीटिंग के बाद, उसके बाद किस तरीके से फैसला लिया जाए उस पर काम होगा। तभी हम भी नजर बनाए रखते हैं, और आप भी जो है अगर सही और सटीक खबर और सही चीजें आपको जाननी है तो 4 PM आप देखते रहिए। फिर लौटेंगे तो बात करेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ अपडेट और हो रहा है, और कैसे समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, कौन किस पार्टी को छोड़ने का इरादा रख रहा है और कौन किस पार्टी को ज्वाइन कर रहा है। ये तमाम अपडेट आपको लगातार हम देते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।